हेलो एवरीवन। बालासोर सभी को याद होगा जब 3 रेलवे ट्रेन्स एक ही ट्रैक पे आ गई थी और एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 1500 से 1600 ऑफिशियल कैजुअलिटीज थी। कई सारे इंजर्ड, कई सारे डेथ। तो उस समय से ये डिमांड उठ रही है कि किसी भी तरह रेलवे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए अब एज पर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। और तब से ही हम देख रहे हैं कवच सीरीज का डेवलपमेंट हो रहा है जो इंडिया के इंडिजिनस मेड रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम्स है। और ये वर्ल्ड में मौजूद जो भी फाइनेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स है एज पर देम, और वी कैन से इट इज ऑन एट पार विद ऑल दोज सिक्योरिटी सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वो कैसे है, क्या सिस्टम्स हैं इसके, वो सब हम देखेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम बालासोर टू कवच 4.0 जो कि अब चालू होने जा रहा है, हाउ इंडिया इज रेवोल्यूशनाइजिंग द रेलवे सेफ्टी। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले कि रिलेवेंस क्या है आपके यूपीएससी के लिए, क्यों हम ये वीडियो कर रहे हैं। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर टेक्नोलॉजी, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि कैसे हम अपने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंटरनेशनली सर्विसेज और कंसल्टेंसी में इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंस। तो ये सब कुछ ना सिर्फ जीएस पेपर 3 के लिए बल्कि साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन भी आपके लिए कि एनालाइज द इकोनॉमिक रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन कवच 4.0 एंड कंपेयर इंडियाज अप्रोच विद इंटरनेशनल रेलवे सेफ्टी सिस्टम। अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ऑब्वियसली। तभी आप, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे तो आप मेन पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहिए और आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझते हैं। तो इंडिया की जो सेफ्टी क्राइसिस है वो सिर्फ सेफ्टी क्राइसिस, भाई ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का लॉस है, बहुत लॉस है, बट उसके साथ साथ इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप आज देखिए तो पिछले 10 सालों में 2014-15 से आज तक लगभग 1400 एक्सीडेंट हुए हैं। इसका मतलब है कि हर महीने 4 एक्सीडेंट और हर हफ्ते एक एक्सीडेंट होता है इस देश में। तो अगर आप एक्सीडेंट करते रहेंगे तो आपकी रेलवे ट्रैक्स हमेशा बिजी रहेंगे, वो बंद हो जाएगा वो रेलवे ट्रैक, उसकी वजह से डाइवर्ट करके आपको ट्रेन ले जानी होंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, ट्रस्ट कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि मालूम है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन है रेलवे, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। कोई मान लो प्राइवेट प्लेयर आपके साथ बिजनेस कर रहा है तो उसको लॉसेज होंगे। इसके साथ साथ टूरिज्म को इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लोग पहले डरेंगे, कॉन्फिडेंस उनका कम होगा कि हम रेलवे लें ना लें क्या करें। तो इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए कि ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करें एज पर द करंट स्टैंडर्ड्स। नहीं तो आपको ये दिखाई देगा कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, आज जो रेलवे है जो 100 रुपया कमाती है, रेलवे चलाने में 100 रुपया खर्च हो जाता है, उसके ऊपर से वो लॉस पे रहती है। लगभग 100% का ऑपरेटिंग रेशियो है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम ये देखते हैं ओवरऑल पिछले 10 सालों में लगभग 150 से 200 करोड़ हर साल रेलवे को खर्च करना पड़ता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा रिपेयर करने में, रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने में 150 करोड़ 200 करोड़। तो कैसे इससे बचा जाए। और एक्सीडेंट्स होते हैं तो आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। जब आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसका खर्चा ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लॉस कर रहे होते हैं क्योंकि फ्राइट, जब आप गुड्स लेके चल रहे हैं वो डिले होता है, अब जो पैसेंजर्स को लेके जा रहे थे वो डिले होती है। तो इससे ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी का, क्रूशियल प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा होता है। कभी आप ह्यूमन रिसोर्स का लॉस करते हैं, कभी आप इकोनॉमिक गुड्स का लॉस कर रहे होते हैं, सर्विसेज का लॉस कर रहे होते हैं, और इस तरह से पूरा सिस्टम एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो कैसे निपटा जाए इससे, क्या किया जाए, क्या है कवच, अब हम लोग ये समझेंगे। बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा जुलाई बैच का एडमिशन ओपन हो चुका है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग करने वाले हैं मंडे से। तो अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, और क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हाईएस्ट स्कोर है 335, हाईएस्ट अमंग एनी ऑप्शनल, इसका इंटरव्यू स्कोर रहा है 215, हाईएस्ट अमंग एनी ऑप्शनल। इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स में लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं, हाईएस्ट ओवरलैप्स अमंग एनी ऑप्शनल। और इसके साथ साथ लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो वाला ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो अभी तक आपने एडमिशन्स नहीं लिए हैं
आपको एडमिशन्स लेने हैं, एक अच्छा ऑप्शनल चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसका रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है, क्योंकि इसमें लाइव क्लास के साथ साथ प्लस आपको डेली क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे, मेंटरशिप मिलेगी जिसमें आप डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इवेल्युएट भी करा सकते हैं, ताकि आप फाइन आंसर्स लिखना सीखें, बिकॉज मीन्स इज अ गेम ऑफ राइटिंग। दैट्स वाई वी राइट क्लास नोट्स, और क्लास नोट्स भी ऐसे जो आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करें। तो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, दैट यू आर बिकॉज यू हैव टू बी एग्जाम रेडी बिफोर द एग्जाम। तो आपके मेंस एग्जाम के पहले ये टेस्ट सीरीज आपको मैंडेटरी दी जाएगी। दिस इज 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज। तो याद रहे, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ, ये सब दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसमें इंटरेस्ट है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, टैरिफ क्यों लगाई जाती है, क्या है उसके बिहाइंड की इकोनॉमिक थ्योरी, किसको फायदा किसको नुकसान, तो इसके लिए अगर ये आपको इंटरेस्ट जागृत करता है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। प्लैटिनम बैच में जाना है, यूज करना है कोड HS लाइव। और लेट मी रिमाइंड यू, हो सकता है कि आपको प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम लग रहा हो, तो तुरंत अपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करो मेरे साथ। हिप्पोनॉमिक्स सर्च करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम। इफ यू सर्च दिस यू विल गेट टू नो मी। आप कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करिए और आपको एडमिशन्स लेने में आसानी होगी। माई टीम विल रीच आउट टू यू, और यू कैन रीच आउट की 764000 पे कॉल करके डायरेक्ट भी आप एडमिशन्स में हेल्प ले सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, कोड यूज करना है HS लाइव, हाई स्कोर्स विथ HS लाइव। तो क्या है इकोनॉमिक डायमेंशन इन एक्सीडेंट्स के, वो देखते हैं। तो डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए तो 150 करोड़ लगभग का लॉस डायरेक्ट होता है रेलवे को, चाहे वो लोकोमोटिव का लॉस हो, कोचेस का लॉस हो, गुड्स का लॉस हो, क्योंकि मान लीजिए आप गुड्स ट्रेन लेके जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर जो गुड्स है वो भी इंश्योर्ड है, आपको उसका पैसा वापस करना है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर करना है, रेलवे ट्रैक, सिग्नल्स, ब्रिज जो खराब हुए उसको आप रिपेयर करेंगे। तो हर साल आप 150 करोड़ रुपए लॉस कर रहे हैं डायरेक्ट। उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर देखा जाए तो सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में डिले होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट रेलवे अपने गुड्स ट्रेन से ले जा रहा होता है। तो अगर समय से पहुंचेगा नहीं इनपुट रॉ मटेरियल, तो समय से आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। ओवरऑल आउटपुट प्रोडक्टिविटी, GDP ऑफ द कंट्री विल बी इम्पैक्टेड। टूरिज्म क्यों इम्पैक्ट होगा? टूरिज्म इसलिए इम्पैक्ट होगा बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन रेलवेज। लोग अपने ट्रैवल को पोस्टपोन करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए क्योंकि उनको अभी डर है कि पता नहीं दोबारा से तो नहीं हो जाएगा। एक समय था जब कानपुर के आसपास की रेलवे लाइन पे लगातार डिरेलमेंट हो रहे थे। अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि कानपुर के आगे फिर से एक डिरेलमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी घूम के जाना पड़ रहा है। 8 घंटे का सफर 12 घंटे का हो गया है। तो दिस इज द टाइम डिले, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट दिस लगातार महीने में 4 अगर एक्सीडेंट और डिरेलमेंट्स होंगे तो इट विल क्रिएट फियर अमंग पीपल टू टेक रेलवेज। इसके अलावा हम देखते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर एक लॉस होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आज भी रेलवे की वजह से बड़े शहरों से कनेक्टेड हैं, उस पर इम्पैक्ट होता है। और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो रिसोर्स को डाइवर्ट करना पड़ता है। भाई मान लीजिए कि आप रेलवे डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स लगा रहे थे, कवच सिस्टम बनाने के लिए लगा रहे थे, नए वंदे भारत कोचेस के लिए लगा रहे थे, वंदे मेट्रो के लिए लगा रहे थे, बट एक्सीडेंट हो गया। तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं ना कि पहले वंदे भारत बना लेते हैं, एक्सीडेंट वाला बाद में देखेंगे। यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज द एक्सीडेंट साइट। ठीक है, आपको मुआवजा देना है, आपको वहां पे प्रायोरिटाइज करना होगा। यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज द एक्सीडेंट एंड द आफ्टर मार्क्स ऑफ एक्सीडेंट। और इसकी वजह से मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। मेजर एक्सीडेंट की वजह से पूरी इकोनॉमी में एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता है। जैसे बालासोर एक्सीडेंट अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों इन्वॉल्व थे, 3 ट्रेन में से, तो इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक कॉस्ट आया। रिपेयर, कॉस्ट ऑफ लाइफ्स, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते इकोनॉमिक टर्म्स में, बट स्टिल। तो अगर हजार हजार करोड़ रुपए का डिले कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी कि आप तो हर समय मुआवजा देते रहेंगे, आप अपना रिपेयर करते रहेंगे, बट आप कभी भी नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाएंगे। तो उस नेक्स्ट स्टेप के लिए आता है अब कवच 4.0। ये फुल्ली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और फुल्ली मेड इन इंडिया होने की वजह से हमको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मिलेगा, कि हमको अब फॉरेन से टेक्नोलॉजी बेसिकली इंपोर्ट नहीं करनी होगी, क्योंकि हम देश में बना ले रहे हैं। और क्योंकि ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ये मैच्योर होगी, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है आप ये समझिए कि दुनिया के कई सारे रेलवे सिस्टम्स को हम ये लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट कवच 4.0 को बेच भी सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ सर्विस।
और इसके साथ साथ जॉब क्रिएशन होगा, हाई टेक, हाई क्वालिटी, हाई पेइंग जॉब्स विल बी क्रिएटेड, क्योंकि लगातार आपको स्किल अपग्रेड करना होगा, ना सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज़ का बल्कि उन वेंडर्स का भी जो रेलवे में ये सिस्टम्स को पुट करेंगे। तो कवच 4.0 है क्या? ये इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया एक एक्सीडेंट प्रोन सिस्टम है और इसमें SIL4 सर्टिफिकेशन है। दिस इज द हाईएस्ट ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड एवर। और SIL4 के साथ साथ, क्योंकि हमारे रेलवे ट्रैक अभी भी पूरा नहीं है, तो 160 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड कैपेबिलिटीज है आपके कवच 4.0 की, यानी कि चाहे वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो, ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन हो, सब कुछ आप कवच 4.0 से कर सकते हैं। इससे इंप्रूव होगी सेफ्टी। क्या टेक्नोलॉजी है इसमें? तो RFID प्लस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, यानी हाईली कनेक्टेड रेलवे टेक्नोलॉजी है। RFID वही होता है आपका फास्टैग वाला, कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्कैनर को क्रॉस करते हैं तो आपकी पूरी डिटेल्स, आपकी स्पीड, आपकी डिटेल्स, कौन सी गाड़ी है, कौन सा इंजन लगा है, कौन सा ड्राइवर है, कौन सा पायलट, लोको पायलट है, वो सब कुछ पता चल जाता है रेलवे को। इन केस क्योंकि RFID सिस्टम बहुत पास लगाए जाएंगे, तो इन केस कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, पटरी खराब हो गई या सिग्नल खराब हो गए, तो प्री एम्प्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। अभी हम लोग पोस्ट मेजर्स लेते हैं, हम वो प्री कर सकते हैं, प्री एम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो करंट डिप्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो 4000 किलोमीटर के ट्रैक्स के ऊपर 708 स्टेशन में लगभग 1100 लोकोमोटिव्स में ये लगाया जा चुका है। इसका पहला जो पायलट चलने वाला है वो दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पे चलने वाला है, दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन। और इस दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन के ऊपर खासकर मथुरा कोटा वाला, जो मथुरा टू कोटा ये वाला जो पार्ट है, सब पार्ट, यहाँ पे कवच को फुल्ली डिप्लॉय किया जा चुका है। तो यहाँ पे अब ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेकिंग्स और टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड सिग्नल सिस्टम के ऊपर चलेंगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि एक्सीडेंट प्रोन जो एरिया रहा है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। इसके साथ साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए लगभग 30,000 एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड स्किल्स दी जा रही है, सो दैट दे कैन फंक्शन विथ कवच 4.0। चाहे वो लोको पायलट्स हों, चाहे वो सिग्नल सिस्टम्स को जो देखते हैं वो हों, इनको अपग्रेडेड स्किल्स दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ आप सोच के देखिए कि अराउंड दिस सिस्टम, क्योंकि RFID टैग्स बनाना होगा, नए सिग्नल्स बनाने होंगे, तो इंडिया में एक बूस्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को भी, टू डिप्लॉय एंड डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, न्यू AI सिस्टम्स, IoT डिवाइसेस एटसेट्रा। कवच काम कैसे करता है वो भी समझते हैं। तो लगभग 6000 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया गया है, मेकिंग इट वेल कनेक्टेड विथ हाई स्पीड इंटरनेट, और 619 टेलीकॉम टावर्स लगाए गए हैं। और RFID टैग को हर किलोमीटर ऑफ रेलवे पे फिट किया गया है, ताकि पता रहे कि यहाँ से ट्रेन गुजर गई है। आगे कहीं मान लो कि रेलवे ट्रैक में खराबी आती है तो वो भी तुरंत पता चल जाए। दैट्स वाई RFID टैग। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन्स एंड कंट्रोल सेंटर एंड ट्रेन्स। तो जिस दो ट्रेन में अगर कवच सिस्टम लगा होगा, मान लो आमने सामने आ गई एक ही ट्रैक पे, तो दोनों ब्रेक लगा देंगे, इससे पहले कि ज़्यादा करीब है। वो जैसे एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं ना ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वाले कार में, वैसा ही कुछ। इसी तरह हम देखते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन भी होगा, क्योंकि एक टेलीकॉम नेटवर्क आपको बनाना है तो कई सारे इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, नई टेलीकॉम कंपनीज को नए टेंडर्स मिलेंगे, तो नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इनडायरेक्ट क्रिएशन है। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस के लिए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। और स्किल डेवलपमेंट तो रेलवे कर ही रहा है, लगभग 30,000 रेलवे पर्सनल्स का। और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में हम देख रहे हैं PLI स्कीम्स के साथ, कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ और प्रिसिशन RFID टेक्नोलॉजी, इस पूरे के पूरे हाईली स्किल्ड सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाई स्किल्ड जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स पे आ सके, और इंडिया का पूरा कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा, और जिससे GDP ग्रोथ भी होते रहेगी। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजंस देखें, ग्लोबल, तो आपको 3 कंपैरिजन में दिखाता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जापान। जापान में 1964 से आज तक, वहाँ पे सोचो 1960 से बुलेट ट्रेन चल रही है, तो 1960, और वो हाई स्पीड है, हम तो 160 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, वहाँ 300 किलोमीटर प्लस की एवरेज स्पीड है। 1964 के बाद से आज तक एक भी रेलवे डेथ नहीं हुई है जापान में
तो इनका फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, बिकॉज ऑफ सेफ्टी मोर रिलायबल रेलवे, मोर रिलायबल यानी मोर कस्टमर मीन्स मोर कॉन्फिडेंस इन रेलवे, और इसकी वजह से प्रॉफिटेबल रेलवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जापान शिनकानसेन। अब ये शिनकानसेन जो है इंडिया में भी बुलेट ट्रेन बना रही है। यूके के रेल नेटवर्क पे देखा जाए अगर, तो लगभग जब से इन्होंने डिप्लॉय किया अपने मॉडर्न सिक्योरिटी मेजर्स को, और इनको डिप्लॉय करने में लगभग 20 साल लगे थे, और लगता ही है 20 से 30 साल। 18% रिडक्शन हुआ है सेफ्टी और क्रिटिकल एरर्स में, ह्यूमन एरर्स में। 43% रिडक्शन हुआ है नियर मिस इंसिडेंट। नियर मिस मतलब आमने सामने आ गए, या मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रेन जा रही होती है और लोग रुकते नहीं हैं और रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश करते हैं कार से, ट्रक से, तो वो एक्सीडेंट्स को भी रोकता है। एंड दैट्स हाउ यूके इज एबल टू सेव बिलियंस इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इसी तरह हम जर्मनी को देखें तो 25 साल में लगभग सिक्योरिटी फॉर सेफ्टी अप्रोच के साथ साथ इंटेलिजेंट कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किया जर्मनी ने, और वहां पे भी बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किए गए हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के ऊपर। लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर आवर की से ऊपर की स्पीड, टॉप स्पीड पे चलती है वहाँ पे ट्रेन। और इसमें सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है जापान का, जो पता नहीं कब से बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और तब से एक भी पैसेंजर डेथ नहीं हुई है, विथ ऑन टाइम परफॉर्मेंस एंड अ प्रॉफिटेबल रेलवे नेटवर्क। तो वहां से हमें सीखने की ज़रूरत है। तो अब इसमें चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो सब देखते हैं। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है वो। तो की चैलेंजेस इज फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि देखो 100 रुपये कमा रहा है रेलवे तो 100 रुपया खर्च कर दे रहा है ऑपरेशंस में, तो रेलवे के पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो रेलवे विल हैव टू बोरो इट। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी, क्योंकि इनिशियली जब आप डिप्लॉय करने जाएंगे आपने सोचा है कि 6 साल में हम काम कर लेंगे, जो दुनिया भर 20 साल में करती है। तो अगर आप 6 साल में डिप्लॉय करना चाहते हैं पूरे रेलवे नेटवर्क पे, तो आपको पूरे सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड करना होगा, नए सिस्टम्स लगाने होंगे, तो उसमें बहुत खर्चे आएंगे। इसके साथ साथ स्केल अगर देखा जाए तो लगभग 70,000 किलोमीटर का हमारा रेलवे नेटवर्क है, 70,000 किलोमीटर। उस पर आपको स्केल करना है, इसको 4,000 किलोमीटर पे हैं अभी आप। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगा तो आपको और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, हमेशा पैसे ज़्यादा लगते हैं। और उसके साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को चलाने, मेंटेन करने के लिए भी आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना होगा, स्किल अपग्रेड करना होगा। जैसे आईटीआई होता है, पॉलिटेक्निक होता है, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने होंगे, सो दैट दे कैन द रेलवे एम्प्लॉयज़ हुए या वेंडर्स हुए आपके, वो ऑपरेट कर सके उस नए सिस्टम के ऊपर। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटी है सबसे बड़ी एआई इंटीग्रेशन, बिकॉज एआई इज़ द न्यू बज़वर्ड। तो इस एआई अगर आएगा तो मेंटेनेंस, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलेगी रेलवे को। तो जो बार बार होता है ना कि रेलवे ट्रेन तो चलाई जा रहा है बट पीछे रेलवे ट्रैक्स नहीं लग रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक नेटवर्क पे भी कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सके ट्रैफिक को, कि जो डिलेज हैं वो कम हो जाएं, है ना। तो उस एआई इंटीग्रेशन से उसे फायदा है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, क्यों? ताकि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें, शेयर कर सकें, कंसल्टेंसी दे सकें और कंट्रीज को ऑन डेवलपिंग देयर ओन हाई क्वालिटी सिस्टम्स। स्मार्ट सिटीज इंटीग्रेशन और इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो है ही। इन्वायरमेंटल बेनिफिट इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट विल बी अ सेफर रेल, अ फास्टर रेल। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे नेटवर्क में गुड्स ट्रांसफर होंगे। तो ये जो आप, क्योंकि जो रेलवे नेटवर्क है फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है मोस्टली 99%, तो जो आपको डीजल, पेट्रोल, ये सब की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, कार्बन एमिशन कम होगा। ठीक है। और देखा जाए इंडिया का एडवांटेज क्या है? इंडिया का एडवांटेज ये है कि दुनिया भर में जो चीज़ 20 साल में हो रही है, इंडिया में 6 साल में करने की तैयारी है। इंडिजिनस डेवलपमेंट है, यानी कोई इंपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, तो इससे डिले तो होना ही नहीं है। ये कोई मना कर दे, जैसे इंजन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, तेजस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे सीट इंपोर्ट करते हैं, इंजन इंपोर्ट करते हैं यूएस से, तो डिले होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि 70,000 किलोमीटर का हमारा नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क है, तो उसका स्केलेबिलिटी, स्केल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में आ सकती है रेलवेज, इफ दे डिप्लॉय इट फास्टर, बेटर, एंड इट विल गिव railways more accuracy, more precision, and a accident free railway network. पॉलिसी अलाइनमेंट अगर देखी जाए तो डिजिटल इंडिया, क्यों? क्योंकि RFID टैग्स बनाना है, ऑप्टिकल फाइबर लगाना है, नेटवर्क क्रिएशन करना है, तो इससे डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया, क्यों? क्योंकि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा विथ दिस न्यू कवच 4.0 सिस्टम। और स्किल इंडिया, बिकॉज यू विल हैव टू अपग्रेड स्किल्स ऑफ पीपल who will have to operate all this network.
ठीक है, तो उससे ट्रेड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिलेज कम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है सिक्योरिटी इंप्रूव करके। पॉलिसी इंटीग्रेशन और फ्यूचर आउटलुक क्या है, कैसे पॉलिसी इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे कर सकते हैं एक इकोनॉमी में। सबसे पहले तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन होगा। आज हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% के आसपास है, चाइना का 8%। तो अगर हम रेलवे का डिलेज कम कर सके, एक्सीडेंट्स कम कर सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रेलवे के थ्रू, क्योंकि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी बने हुए हैं, रेलवे के थ्रू अपने गुड्स मूवमेंट कर सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में रिडक्शन होगा, रीजनल कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, हर छोटे बड़े स्टेशन को कनेक्टिविटी मिलेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि नॉन डिलेड गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर हो सकता है, नए इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप्स खुल सकते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ सकते हैं, ताकि आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके रेलवे को। और सर्विस एक्सपोर्ट तो होगा ही, खैर रेलवे की जो टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है उससे आप एक्सपोर्ट अपने बढ़ा सकते हैं सर्विस सेक्टर को। ना सिर्फ सर्विस के एक्सपोर्ट, बल्कि आप ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो आप अपना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो एक बेहतरीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल को भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। 6 ईयर का रोल आउट प्लान है, पैन इंडिया इंप्लीमेंटेशन बाई 2030। इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है सस्टेन्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब सरकार को ये देखना है कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे जाती है सरकार, हाइब्रिड मॉडल पे, या फिर प्योरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो होगा ही, जो हम जॉबलेस ग्रोथ से जूझ रहे हैं वो थोड़ा कम हो सकता है। और हाई क्वालिटी इंप्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है कि सस्ते इंप्लॉयमेंट, हाई क्वालिटी इंप्लॉयमेंट लेवल्स विल बी क्रिएटेड। एंड टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होगा, एक नया टेस्ट बेड मिलेगा, क्योंकि एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की टेक्नोलॉजी मैच्योर करेगी और ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनेगी। तो इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस थोड़ा बढ़ेगा, इम्पैक्टफुल ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगा। नहीं तो इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बोलने से विश्व गुरु नहीं बनते। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? डू लाइक इट, डू कमेंट इट, और आपके आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प करेगा ये लेक्चर, डू टेल मी। क्या राय है आपकी कवच सिस्टम के बारे में? क्या आपने कभी ट्रैवल किया है दिल्ली मुंबई रेलवे रूट के ऊपर? सो डू टेल मी दिस इन योर कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आगे, बट ऑलवेज रिमेंबर यू विल गेट हाई स्कोर्स व्हेन यू विल यूज द कोड HS Live when you buy economics optional, the highest selection ratio, the highest marks, highest prelims coverage वाला optional economics optional platinum batch. Just share your details to me on Hipponomics. मिलते हैं क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।